बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम अपने एनाटमी के अपने फिज़ोलॉजिकल सेक्शन में हम बात कर रहे थे, कल हमने डिटेल में स्किन की बात की, स्किन्स की लेयर्स पे बात की, लेयर्स की सब लेयर्स जो आगे हैं उस पर हमने बात की, आपको स्किन के फंक्शंस, उसके अपेंडेजेस पे हमने डिस्कशन की। तो आज हमारे पास जो फंक्शंस के बाद नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन है वो टेम्परेचर रेगुलेशन बाय स्किन है, जो उसका एक फंक्शन है कि आपकी जो स्किन है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर देती है। तो उसका ये जो फंक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म करती है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। जो आपकी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका जो फ़ारेनहाइट पे है 98.6 फ़ारेनहाइट पर उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है आपका हाइपोथैलेमस, आपका जो ब्रेन है उसमें एक पार्ट है, एक जगह है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये वो जगह है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूनिट अगर 70 ग्रेड देखते हैं तो वो 37 है। अगर आप फ़ारेनहाइट्स के यूनिट्स में लेते उसको देखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से या 98.6 फ़ारेनहाइट से अबव चला जाए तो वो आपकी बॉडी में डिसएबिलिटी पैदा हो जाती है। तो हमारा जो यहाँ कंसर्न है आज के लेक्चर में, हमारा ये कंसर्न है कि हाउ स्किन एक्ट एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर, कि किस तरह टेम्परेचर की रेगुलेशन में आपकी स्किन अपना किरदार अदा करती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन में सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्से मीन टू से, एक हिस्सा ये कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और जब आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो स्किन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रही है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें इसका हेडिंग है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी आपका जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया, और जब ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो आपकी जो हाइपोथैलेमस है उस के थ्रू पास हो रहा है। जो आपकी थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, वो उसका जो टेम्परेचर है वर्क टू बी ब्रिंग टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आपको लेके जाता है। तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ किस तरह जा सकते हैं, उसमें दो आगे हमारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो आपके ग्लैंड्स हैं जो आपका पसीना का बायस बनते हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनको आप कहते हैं, स्वेट प्रोड्यूस होता है। उसमें होता यूँ है कि आप जब आपका हाई बॉडी टेम्परेचर है तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने देखा है जब आपका टेम्परेचर बड़ा होता है, आपका बॉडी हॉट होती है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। उसकी वजह क्या है, आपको जो पसीना आता है उसकी वजह आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं। हम इंशाल्लाह एंड पे एंडोक्रिनोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम आपको इस बारे में बताएंगे, उसमें आपको कौन से आपके सिक्रेशंस होती हैं, आपके हार्मोन्स की, आपके जो ग्लैंड्स रिलीज होते हैं। तो जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन के बाद वो सेक्रेट कर देते हैं आपके स्वेट को। ठीक है, जिसके बदले में क्या होता है, जो आपका स्वेट है वो ज़्यादा वाटरी होता है और ये लॉस करता है फ्रॉम स्किन से, लॉन्ग विथ स्वेट मोर वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द स्किन। क्या हुआ, स्किन यूज हुई एज अ बेस, आपकी स्किन के थ्रू आपका ज़्यादा जो है वाटर जो है वो आपकी बॉडी से पास आउट हो गया, लॉस हो जाता है, बाहर मूव कर जाता है, निकल जाता है। किसके थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू। आपकी एवेपोरेशन जो हो रही है उसमें आपका जो एवेपोरेशन ऑफ स्वेट है वो हीट लॉस्ट हो जाती है और कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ क्या बात हुई, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है आपकी जो स्किन है उसको नॉर्मलाइज करती है। कैसे नॉर्मलाइज करती है, आपके जिस्म में स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, उसमें स्वेट ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट हो गए। जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए तो उन्होंने आपके बॉडी से जो आपका वाटर है उसको बाहर निकालने की कोशिश, एवेपोरेशन के थ्रू। जब आपकी बॉडी से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है पसीने की फॉर्म में, पसीने के नाम से, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो बाहर निकल जाती है, और जो
आपकी बॉडी कूल होना शुरू हो जाती है। साथ के साथ क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाती है। आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जिनको आप आर्टरीज, कैपिलरीज और वेंस के नाम से याद करते हैं, वो जो है डायलेट हो जाती है। देखिए हमने आपको, जब हमने ब्लड पे बात कर रहे थे, आप जब आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बात कर रहे थे, हमने वेसल्स के बारे में आपको बताया था और साथ ये बात आपको इंडिकेट की थी कि आपकी जो वेसल्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी जो वेन्स हैं, वो डायलेट भी करते हैं, कंस्ट्रिक्ट भी करती हैं। अब यहाँ आपकी जो वेसल्स हैं डायलेट हो रही हैं, फैल रही हैं। जब ब्लड वेसल स्किन के अंदर में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं, जिसको वेसोडाइलेशन कहते हैं, तो जो ज़्यादा आपके ब्लड का फ्लो हो रहा है आपके किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, सो ज़्यादा हीट जो है वो लास्ट हो रही है स्किन से, और उसके बदले में क्या हो रहा है जी, आपका कूलिंग फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहा है। हमने आपको क्या कहा था, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, आपके ब्लड का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आपके ब्लड का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसमें आपकी बॉडी अपना किरदार अदा करती है और वो उनको नॉर्मलाइज करती है। वो किस तरह नॉर्मलाइज करती है, वो इस तरह से नॉर्मलाइज करती है कि आपका जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं तो आपके बॉडी से पसीने की फॉर्म में पानी जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि जब वो पसीना आपकी बॉडी से निकल, बेसिकली वो हीट आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है, आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, कूल हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, वेसोडाइलेशन हो जाती है। वेसोडाइलेशन में क्या होता है जी, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ गया, वेसोडाइलेशन, वेसल्स आपकी डायलेट हो गई, तो आपका ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया आपकी स्किन में, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ज़्यादा मिकदार में ब्लड फ्लो करेगा, जैसे हमने चैम्बर आपको बताया था आपके ब्लड के फ्लो में, सर्कुलेशन में, तो उससे क्या होगा जी, आपकी जो हीट है वो लॉस होगी। हीट का लॉस होगा, कूलिंग क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जबकि अब दूसरा फिनोमेना है आपकी जो, देखिए हमने बात की है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमने ये नहीं कहा कि आपकी स्किन जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, हमने ये नहीं कहा कि आपकी जो स्किन है वो टेम्परेचर को कम कर देती है, हमने ये कहा कि वो रेगुलेट कर देती है। तो वो किस तरह से रेगुलेट करती है, उसमें आपकी जो स्किन है टेम्परेचर को बढ़ाती भी है और कम भी करती है। तो कम किस तरह से कर रही है, जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है नॉर्मल रेंज से, तो उसमें आपका जो हाइपोथैलेमस है वो डिटेक्ट करता है आपके लो टेम्परेचर को आपके ब्लड से, और ये जो थ्रू इसको नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल किस तरह से होता है, उसमें दो तरह है कि आप देखें आपका ज़्यादा पसीना निकल गया आपके जिस्म से, तो ज़्यादा आपका टेम्परेचर जो है वो लॉस हो गया। अगर ज़्यादा टेम्परेचर आपकी बॉडी से लॉस हुआ तो उसमें क्या हुआ, आपका जो टेम्परेचर है वो 98.6 से नीचे चला गया, 37 से नीचे चला गया। जब टेम्परेचर 37 से नीचे गया तो उसमें अब दो फिनोमेना हो रहे हैं, वही उसके वाइस वर्सा किस तरह कि जो आपकी एक्टिवेशन हो रही थी आपके स्वेट ग्लैंड्स की, वो अब यहाँ इनहिबिशन की तरफ जा रहे हैं, और जो आपकी वेजो डायलेशन हो रही थी यहाँ वो वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, वो आपकी वेसल्स जो हैं वो डायलेट नहीं हो रही। इसमें अगर आप देखते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते स्वेट। जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो आपकी देखते हैं, आप देखेंगे एक वक्त आता है कि बिल्कुल आपके हाथ वगैरह खुश्क हो जाते हैं। तो उसमें खुश्क होने की क्या वजह है, उसमें इसकी मेन वजह यही है कि आपका जो बॉडी है वो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव नहीं हो रहे, स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, पसीना आपके जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट लॉस नहीं होती आप, और इसकी वजह से क्या होता है, हीट इज़ नॉट लॉस्ट बाय स्वेटिंग, जो आपके पसीना आने का मतलब उससे हीट फिर लॉस नहीं हो पा रही होती। आपको पसीना आता ही नहीं है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर फिर इस तरह आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जबकि आपका जो वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना, उसमें वेसल्स जो आपकी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। वेसल्स किस तरह से कंस्ट्रिक्ट करती हैं, आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो अब किस तरह से स्किन करती हैं, तो ये इसमें आपके पास आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। उसमें जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है जी, स्किन के थ्रू जो ज़्यादा कम मकदार में है जो वो हीट लॉस होती है स्किन से, और जो आपको हेल्प करती है आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में। तो ब्लड का फ्लो जब कम होगा हीट का लॉस नहीं होगा, हीट आपकी बॉडी को फिर उसको इक्वल पे लेके आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो तीसरा टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने वाला फिनोमेना सीबम है। सीबम क्या है, ये प्रिवेंट करता है आपके हीट लॉस को आपकी बॉडी से, किसमें, कूल्ड इन्वायरमेंट में। जैसा कि हमने इसमें आपको क्लियर किया था
कि आपका जो सीबम है वो आपकी जो हीट का लॉस है, आपके इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग उसमें इस तरह से लाता है कि वो उसको आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको इस तरह से कंसिडर करता है कि इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर वो नहीं हो पा रहा होता, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, उससे नॉर्मल इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको कंसिडर कर लेता है। तो ये सारी जो डिस्कशन थी वो आपकी टेम्परेचर रेगुलेशंस के हवाले से थी। स्किन जो है आपकी हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर। स्किन जो है वो टिनी होल्स हैं आपकी स्किन में या पोर्स हैं उसकी आउटर सरफेस पे, जब एक्सरसाइज करते हैं या स्वेट आपको आता है तो ये जो पोर्स हैं वो फिल हो जाते हैं। स्वेटिंग जो है वो एक वे है स्किन को मेंटेन करने के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे स्वेट वेपोरेट होता है ज़्यादा जो थर्मल एनर्जी है वो लीव करती है बॉडी को, जिससे आपकी स्किन क्या है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अगर हम देखें तो आपकी डायग्रामेटिकली हॉट एंड कूल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वेजोडाइलेशन में क्या हो रहा है, आर्ट्रियोल्स डायलेट करती हैं, जबकि कूल्ड में क्या होता है, आर्ट्रियोल्स जो हैं वो स्मॉलर होती हैं, रिड्यूस करती हैं आपके अपने क्या ब्लड को जो स्किन की तरफ जा रहा है। हॉट में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जबकि कूल्ड में क्या होता है, शिवरिंग हो रही होती है। जो आपका स्टोनोग्राफिक ग्लैंड्स हैं वो सेक्रेट करते हैं आपके स्वेट को, जो रिमूव करते हैं आपके हीट को जब वाटर चेंजिंग स्टेट आ जाती है। शिवरिंग में क्या होता है, रैपिड कंट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है आपकी स्केलेटल मसल्स को, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू। इसी तरह आपके पास पिलो रिलैक्सेशन और पिलो रिएक्शंस हैं, तो ये जो हैं ये आपके हेयर्स को फ्लैट कर देते हैं आपके हार्ट में, जबकि हेयर इसमें क्या होते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं जब आपको ठंड होती है। आप इस चीज़ को देखा भी होगा, स्वेटिंग की सूरत में आपके बॉडी के वो सारे पोर्स ओपन खड़े हुए होते हैं। जब स्ट्रेचिंग आउट होता है, जब आप ओपनिंग होती है तो बॉडी जो है लार्ज सरफेस एरिया होता है। जब कूल में क्या होता है, जो सेल्फ स्मॉलर आप उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये आपकी इस किस्म की डिस्कशन थी। नेक्स्ट आज हमारे पास जो डिस्कशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, तो हम इसके एनाटॉमी के हवाले से जस्ट आपको गो थ्रू देंगे। उसके बाद हम बाकी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो फिजियोलॉजिकली हैं, उनका जिनका एनाटॉमी के साथ अलग नहीं है, हम फिर उनकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो यूज़ होता है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को इनटू न्यूट्रिएंट्स में, जो पास करते हैं इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम में और टेक करते हैं, दे आर नीडेड इन द बॉडी, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब लार्ज एंड कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो हैं फूड के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल में, और सिंपल और डिफ्यूज मालिक्यूल होते हैं किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन आपके जिस्म में हो पा रही होती है। अगर हम इसको देखते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ग्रुप है 5 मेन इसकी चीज़ें आ रही हैं, मेन प्रोसेस हो रहे हैं। उसमें आपके पास इंजेशन है, आपके पास डाइजेशन है, आपके पास प्रोपल्जन है, अब्जॉर्प्शन है और एलिमिनेशन है। तो सबसे पहले जब आप देखते हैं इंजेशन की, तो ये प्रोसेस है जो टेक करता है आपके फूड को, इसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, तो आपका ये जो पोर्शन है इसमें आपके पास प्रोपल्शन है, तो ये मूव करती है आपको जो कंटेंट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। और इसके बाद डाइजेशन है जो आपके मैकेनिकल ब्रेक डाउन का फिनोमेना करवा रही है। उसके बाद क्या होता है जी, अब्जॉर्प्शन होती है, ये ऐसा प्रोसेस है जो डाइजेस्ट करता है आपके फूड को, ठीक है। और उसके बाद कौन सा फिनोमेना आता है, एलिमिनेशन का फिनोमेना आ रहा है। एलिमिनेट करते हैं आपकी बॉडी से आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फंक्शन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के इंजेशन, ब्रेक डाउन, ट्रांसपोर्ट, सेक्रीशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रही है, और रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे जब हम बात करते हैं उसके फंक्शंस के हवाले से, तो जैसे हमने बात की, इंजेशन क्या है, फूड को टेक करना, डाइजेशन क्या है, उसकी ब्रेक डाउन करना, ट्रांसपोर्ट क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ के डाइजेस्टिव ट्रैक में, और सेक्रीशंस क्या है जी, आपकी जो एंजाइम्स हैं और अदर सब्सटेंस है वो डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन क्या है, आपके जो फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन हो रही है, और अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड की इसमें कंसिडर की जा रही है। इसमें आपके पास इजेक्शन है। इजेक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। देखिए आपकी बॉडी से रिमूवल पास आउट हो रहा है, लेकिन अनडाइजेस्टेड रिमूवल भी आपकी बॉडी से पास आउट हो रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, इजेक्शन कहेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये परफॉर्म करता है मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस किसके लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए और एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज के लिए, जो कंसिस्ट करता है माउथ पे, एसोफेगस पे, स्टोमक पे, इंटेस्टाइन पे और आपके एसेसरी ऑर्गन्स पे। अगर मेडिकल स्पेशलिटी तो वो देखा जाए तो ये डील करती है
स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन, जिसको आप गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहते हैं। मेडिकल स्पेशलिटी जो है वो डील करती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स को, किसमें, रेक्टम में और एनएस में, जिसको आप प्रोक्टोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम दो टर्मिनोलॉजीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, प्रोक्टोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या होती है? ये मेडिकल स्पेशलिटी डील करती है उसको स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द स्टोमिक को एंड इंटेस्टाइन को, ठीक है। जबकि प्रोक्टोलॉजी क्या है? ये मेडिकल स्पेशलिटी जो डील करती है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द रेक्टम और एनएस को। तो रेक्टम और एनएस जो है, एनएस वो पार्ट है जहाँ से आपके फीसिस पास आउट होते हैं आपकी बॉडी से, रेक्टम उससे पीछे वाला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इनको जो डील करते हैं उनको प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसके फंक्शंस पे बात करते हैं, जैसे हमने भी देखे इंजेक्शन, डाइजेशन, सेक्रेशंस के हवाले से, तो इसमें हमारे पास जो मेन है 2 पार्ट्स हैं आपके, जीआईटी और ग्लैंड्स के हवाले से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। तो डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और डिफेक्शन आपके बॉडी में हो पा रहा है। तो अगर हम इसके बात करते हैं, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसमें क्या क्या चीज़ है? ग्लैंड्स हैं और जीआईटी ट्रैक है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो जीआईटी ट्रैक है बेसिकली, जैसे आपको पिक्चर अभी इंडिकेट की गई है, वो आपके माउथ से लेके एनस तक का एरिया है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे प्रोक्टोलॉजी की, रेक्टम और एनस के हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, उनकी स्टडी को प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। तो माउथ और ऑरल या बक्कल कैविटी जो आपकी है, जैसे आपको पिक्चर इंडिकेट कर रही है, उसके बाद आपके फेरेंक्स, एसोफेजियस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें आपके पास जिजेनियम, मेलेनियम, ड्यूडेनियम, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें कॉलन वगैरह आ रहे हैं, और रेक्टम और एनस, ये आपके वो पार्ट्स हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसमें आपका पोर्शन आ रहा है, नेसेसरी आर्गन्स हैं, ये ज़रूरी आर्गन्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर हम उनके एसेसरी डाइजेस्टिव आर्गन्स की बात करते हैं, उसमें स्लेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, टीथ और टंग है, ज़बान है जिसको कहते हैं। तो ये आपके गैर ज़रूरी आर्गन है, मतलब इनके बगैर डाइजेशन का प्रोसेस है वो डाइजेशन के लिए इतने ज़रूरी नहीं है, वैसे ज़िंदगी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी आर्गन है, ठीक है। तो इसमें हमारे आपके पास नेक्स्ट पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस क्या चीज़ है? उसमें जब देखते हैं पेरिस्टालसिस, तो ये बेसिकली वेव ऑफ कंट्रैक्शन है जो फॉलो की जाती है बाय वेव ऑफ रिलेशन विच ट्रेवल अवे फ्रॉम माउथ एंड। ये क्या चीज़ है? मसल रिलैक्स करते हैं, सर्कुलर मसल होते हैं, आपके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं आपके मसल कंट्रैक्ट करते हैं, आपका बोलस ऑफ फूड है, और इसमें मसल रिलैक्सेशन इसमें कंसिडर की जाएगी पूरी डायग्रामेटिकली। तो पेरिस्टालसिस क्या है? ये सीरीज़ ऑफ इनवॉलंटरी वेव हैं जो मसल की कंट्रैक्शन है जो मूव करती हैं फूड अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो पेरिस्टालसिस के थ्रू आपकी जो फूड है ये क्या हो रही है आपकी बॉडी में मूव हो रही है। तो पेरिस्टालसिस क्या हुआ? सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन विच मूव फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको आप सारे फिनोमिना को क्या कहेंगे? पेरिस्टालसिस कहेंगे। तो पेरिस्टालसिस बेसिकली क्या हो रहा है जी? आपकी जो मूव आपकी जो मसल्स हैं, आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो वेव लाइक जो है मसल कंट्रैक्शन से मूव होते हैं, जो जिसमें आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक में के अंदर आपके जो फूड पार्टिकल्स के साथ। तो अगर हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस है। डाइजेस्टिव जूस बेसिकली क्या चीज़ है? डाइजेस्टिव जूसेस आर द सेक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक कुछ सेक्रीशन सेक्रीट करता है, उनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। तो वो जो हैं वो जो जूस हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं आपके फूड पार्टिकल्स की। उसमें अगर आप देखें ये इंक्लूड करता है सलाइवा, ठीक है, सलाइवा, और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल है और इंटेस्टाइनल जूस है। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस। द डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये सेक्रीट होते हैं कि डिफरेंट आर्गन से, जो वाइडली इन केमिकल कंपोजिशन में और ये किरदार अदा करते हैं डाइजेस्ट प्रोसेस में। तो जो हर है कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करता है बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, जबकि प्रेजेंस ऑफ फूड जो है वो पास हो जाती है थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक के, जो इंक्रीज काज करती है प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव मटेरियल्स। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सेक्रीट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आपके ग्लैंड्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है जी? ग्लैंड्स जो हैं वो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, सेक्रीट करते हैं सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो स्टोमिक वॉल में, और सेक्रीट करते हैं आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, और जो पैंक्रियाज हैं वो
सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, और आपके जो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या सिक्रीट करती है, आपकी सिक्रीट्स करती है इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करती है। इसमें आपके पास सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल सलाइवा क्या चीज़ है, सलाइवरी ग्लैंड्स में उसमें क्या क्या आ रहे हैं, उसकी पूरी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के हवाले से आपकी गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन और आपकी कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को वन बाय वन हम इसको पैंक्रियाटिक जूस को इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस चीज़ का अंदिया कम्प्लीटली से मिल सके कि ये किस तरह से ये आपके डाइजेशन में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके डाइजेशन प्रोसेस को उसमें अपना अपना किरदार किस तरह अदा कर रहे हैं। हम इनके वन बाय वन के फंक्शंस को और इनके पूरी स्कीम को आपके साथ एलेबोरेट करेंगे। तो फिर वही एंड पे डिस्कशन एंड पे वही एडवाइस कि इसको गौर से तवज्जो से सुने, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्वेश्चन करें, अगर नहीं है तो उसको गौर से सुनने के बाद लिखने के बाद आप लोग मेरे साथ शेयर करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।